यानी 430 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू की स्टॉक्स आज इन्वेस्टर्स के पास है, जबकि पूरे इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ 248 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में है। और तो और ये तो इंडिया के जीडीपी से भी ऊपर निकल गया। तो अगर देखा जाए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जो पैसा बस इन्वेस्टरों के बीच घुमाता है। तो कहीं ये पॉन्जी स्कीम तो नहीं, जैसे एमएलएम में होते हैं, पैसे घुमाने वाला स्कीम, एक से पैसे लिया और दूसरे को पकड़ा दिया। तो अगर स्टॉक मार्केट एक पॉन्जी स्कीम है, फिर ये लीगल क्यों है? क्यों हर कोई बात कर रहा है कि स्टॉक्स खरीदो? इनफैक्ट किताबों में और क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बिल्कुल भी ये जिक्र नहीं किया जाता कि ये एक पॉन्जी स्कीम है। तो ऐसा क्यों है? गलतफहमी क्या है कि लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास स्टॉक्स है तो उनके पास उतने ही पैसे हैं। जैसे अगर किसी के पास 1200 रुपए का एक स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो वो मान लेगा कि उसके पास 1200 रुपए हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ 1200 रुपए की। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि ये पैसे बनाने वाली मशीन नहीं है। ये बहुत हद तक एक ऐसी जगह है जहाँ प्रॉफिट एक दूसरे की जेब से आता है, और यहाँ कमाने वाले सिर्फ 5 लोग हैं। पहला तो सीधी सी बात ये है कि ये जो इन्वेस्टर्स के पास 430 लाख करोड़ रुपए हैं, वो उन्हें रियल मनी में नहीं मिलने वाले, क्योंकि एक सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक 90% से भी ज्यादा लोग पैसे गवाते हैं। तो वो पैसा जा किसके पास रहा है? असल में वो पैसा इन्हीं 5 लोगों के पास जा रहा है। हर स्टॉक इन्वेस्टमेंट के वीडियो में आपको ये लाइन जरूर सुनने को मिलेगी कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन लोग इस डिस्क्लेमर को इग्नोर करते हैं और धड़ाधड़ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं। आजकल तो हर जगह बस एक ही बात सुनने को मिलती है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, पैसे कमाओ। अरे तुम इतने साल के हो गए, अभी तक स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी नहीं किया? और दुनिया भर के ट्रेडिंग एप्स, ब्रोकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कोर्सेज, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, सब जगह ये नैरेटिव छाया हुआ है कि स्टॉक मार्केट ही है जो तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकता है। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? क्या सब कुछ सच में उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है जितना दिखाया जाता है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट की असलियत जानने वाले हैं। और जब आप ये समझ जाओगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है, तब आपके जो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने वाले मिसकंसेप्शंस हैं, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। और शायद तब आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें। शेयर बाजार में 2 दिनों से निवेशकों की 13 लाख करोड़ रुपए चुकाए हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई किसी न किसी माध्यम से शेयर बाजार तक उठकर प्योर सेंटीमेंट का बाजार है ये। सेबी के रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2024 के बीच 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स लॉस से गुजरे हैं। यानी हर 10 में से 9 बंदा लॉस में जाता है, और उनमें से केवल एक ही इंडिविजुअल कुछ पैसे कमा पाता है। अब अगर एवरेज लॉस की बात करें तो हर इंडिविजुअल का लॉस करीब 2 लाख रुपए है। लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। इन ट्रेडर्स में से 3.5% लॉस मेकर्स ऐसे भी हैं जिनका एवरेज लॉस 28 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, और ये ज्यादातर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं। अब एक तरफ हम जैसे आम ट्रेडर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स ने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही 33,000 करोड़ रुपए कमा लिए। एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी पीछे नहीं है, उन्होंने 28,000 करोड़ अपनी जेब में डाल लिया है। और हम आम ट्रेडर्स, हमने अकेले फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही 61,000 करोड़ का नुकसान उठाया है। समझने की बात यह है कि ज्यादातर प्रॉफिट्स ये बड़ी बड़ी एंटिटीज ले जाती हैं, जो एडवांस ट्रेडिंग एल्गोरिथम का यूज करती हैं, और कमाई सिर्फ इन्हीं एंटिटीज तक सीमित नहीं है। ऑन एन एवरेज हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर 26,000 रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट में खर्च कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने 50,000 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट में उड़ा दिए, जिसमें से 25,500 करोड़ ब्रोकरेज और 10,000 करोड़ एक्सचेंज फी में चला गया। और ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सभी फैक्ट्स सेबी के ऑफिशियल प्रेस रिलीज और उनके रिसर्च पेपर से लिए गए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और शॉकिंग बात, सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से यंग ट्रेडर्स जो 30 साल से कम के हैं, उनकी संख्या एक साल में ही 12% तक बढ़ चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये 31% थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 43% तक पहुंच गई है। और इन यंग ट्रेडर्स में से 75% इंडिविजुअल ट्रेडर्स की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से भी कम है। इन लोगों में 75% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ऐसे हैं जो लगातार कई सालों से नुकसान के बावजूद ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ट्रेडिंग एक नशा है जिसमें लोग फंसते चले जा रहे हैं? क्या ये असल में कोई गैम्बलिंग है जिसे ट्रेडिंग का नाम देकर बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं? कहीं ये स्कैम तो नहीं?
या कोई ऐसा पोंजी स्कीम तो नहीं जिसे खुद सरकार ने लीगलाइज किया हुआ है? इन सवालों पर बहुत कम लोग बात करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि या तो वो लोग इस मुद्दे को समझते नहीं या फिर बात ही नहीं करना चाहते। और हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो, और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेरी बातों से ऑफेंड हो जाएं। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही है, आपको रियलिटी दिखाना। किसी भी सेंटिमेंट को हर्ट करना इस वीडियो का गोल नहीं है। तो बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि आज हम स्टॉक्स के असलियत के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये पैसे बनाने का एक बेस्ट तरीका है। हर जगह हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बातें करता है कि भाई किसी भी इमर्जिंग कंपनी में इन्वेस्ट करो और जैसे जैसे ट्रेंड ऊपर जाएगा तुम मालामाल हो जाओगे। सुनने में तो सब कुछ परफेक्ट लगता है ना? हम स्टॉक मार्केट की बेसिक डेफिनेशन अगर देखें तो ये एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं ताकि वो पब्लिक से फंडिंग उठा सके, जिसका वो अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। और जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो थ्योरेटिकली उसके इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, रियलिटी ये नहीं है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो शेयर मार्केट में कंपनीज सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के जरिए प्रॉफिट कमाती है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी ने एक बार शेयर्स बेच दी आईपीओ के जरिए, उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाए या नीचे, कंपनी के रेवेन्यू पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है तो उनके रेपुटेशन का, क्योंकि कंपनीज अक्सर बैंक से लोन लेती है तो वो अपने शेयर्स को एज ए सिक्योरिटी रखती है। अगर शेयर प्राइस गिरता है तो बैंक उनसे और शेयर्स मांग सकती है सिक्योरिटी के लिए। और अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इन्वेस्टर्स मेनली दो तरीकों से इन शेयर से पैसे कमा पाते हैं। पहला, डिविडेंड। कुछ कंपनीज अपने क्वार्टरली या ईयरली प्रॉफिट का एक पोर्शन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, और जो देती हैं वो अपने स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में एक छोटा अमाउंट ही पे करती हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जो कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं उनकी स्टॉक वैल्यूज में ग्रोथ लिमिटेड होती हैं। उसके कई रीजंस हैं जिसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। ये एक मिथ है कि स्टॉक्स में प्रॉफिट उस कंपनी के अर्निंग और ग्रोथ से जनरेट होती है। यानी अगर कोई कंपनी प्रॉफिट करती है तो वे अपने इन्वेस्टर्स के साथ उस प्रॉफिट को शेयर करती है। मगर असलियत में जो कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं, जो कि लाखों करोड़ों में होते हैं, वो मोस्टली अपने पास ही रखती हैं। तो फिर इन्वेस्टर्स पैसे कमाते कैसे हैं? और जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो पैसे आता कहाँ से है? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए इन डिविडेंड से ज्यादा पैसे कमाने के लिए जो दूसरा तरीका बचा है, यानी जो मेन तरीका है, वो है शेयर्स को बेचकर पैसे कमाना। और असलियत ये है कि स्टॉक्स में प्रॉफिट दूसरे इन्वेस्टर्स द्वारा होती हैं जब वे शेयर्स को खरीद या बेचते हैं। अब ये कैसे? मान लो एक इन्वेस्टर ने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा और उसको 150 रुपए में बेच दिया, तो वो एक्स्ट्रा 50 रुपए किसने दिए? ऑब्वियसली एक दूसरे इन्वेस्टर ने, जिसने 150 रुपए में वो शेयर खरीदा ये सोचकर कि उससे 200 रुपए में कोई और खरीद लेगा। और इसी तरह ये खरीदने बेचने का साइकिल चलती रहती है। टेक्निकली ये एक नेगेटिव सम सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा स्टॉक मार्केट में घूमता है वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। ऊपर से हर ट्रांजैक्शन पर ब्रोकरेज और फीस भी लगता है, जो प्रॉफिट को और कम कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो कंपनी इन स्टॉक्स को इश्यू करती हैं वो इन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होती। सो अगर वो बिजनेस में मुनाफा करती हैं या घाटे में जाती हैं, उसका इस पर कोई असर नहीं होता। आपको कई ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो अपने आईपीओ के बाद घाटे में चल रही हैं, लेकिन उनका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन उनके शेयर प्राइस नीचे गिर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप किसी भी कंपनी की क्वार्टरली या एनुअल रिपोर्ट देखकर इस बात को कंपेयर कर सकते हो कि उनकी मार्केट परफॉर्मेंस और स्टॉक वैल्यू में कितना फर्क होता है। यानी इन्वेस्टर्स प्योरली दूसरे इन्वेस्टर के पैसों से ही प्रॉफिट कमाते हैं। दैट मीन्स इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट या लॉस हो सकता है और इसका कंपनी के परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं। अब आप में से कई लोग कहेंगे, नहीं, शेयर का प्राइस उस कंपनी के परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। मगर रियलिटी ये है कि जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस न्यूज को सुनकर या उनके क्वार्टरली या एनुअल रिपोर्ट्स को देखकर इन्वेस्टमेंट करने लग जाती है। और जैसे जैसे उस कंपनी के स्टॉक्स की डिमांड बढ़ती है तो उसकी शेयर वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। और रियलिटी ये है कि इस सिस्टम में एक इन्वेस्टर तभी पैसे कमा पाता है जब एक नया इन्वेस्टर मार्केट में पैसे लगाता है। तो अगर देखा जाए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जो पैसा बस इन्वेस्टरों के बीच घुमाता है।
तो कहीं ये पॉन्जी स्कीम तो नहीं, जैसे MLM में होते हैं, पैसे घुमाने वाला स्कीम, एक से पैसे लिया और दूसरे को पकड़ा दिया। ऐसे स्कीम में ज्यादातर लोगों के पैसे डूबते ही हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ इन्वेस्टर्स पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। मेजॉरिटी तो पैसे डुबाते ही हैं। प्रॉब्लम इस सिस्टम में सिर्फ इतना नहीं कि बहुत कम लोग प्रॉफिट कमा पाते हैं, प्रॉब्लम उस तरीके में है, उस मेथड में है जिससे प्रॉफिट बनता है। क्योंकि असल में जो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमा रहे होते हैं वो उन्हीं लोगों के पैसों से कमा रहे होते हैं जो खुद बेचारे अपना पैसा लगाकर नुकसान उठा रहे होते हैं। अब मॉरली और एथिकली देखा जाए, आप किसी और के नुकसान से अपना फायदा कर रहे हो। क्या आपको ये सही लगता है? अब ट्रेडिंग में एथिक्स की बात ही क्या करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी भी स्टॉक का वैल्यू कंपनी के परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के बीच डिमांड से बढ़ती है, और डिमांड्स बढ़ाने के लिए कई प्रकार के स्टॉक मैनिपुलेशन होते हैं। जैसे कि पंप एंड डंप होता है, इसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर होता है स्पूफिंग, जहां फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है डिमांड या सप्लाई का। फिर होता है वॉश ट्रेडिंग, जहां साइमल्टेनियसली स्टॉक को खरीदा और बेचा जाता है, जिससे एक फर्जी ट्रेडिंग एक्टिविटी क्रिएट की जाती है और दूसरे इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया जाता है कि इस स्टॉक में डिमांड है। और एक होता है बेयर रेडिंग, जिसमें मैनिपुलेटर्स नेगेटिव रूमर्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जिससे स्टॉक प्राइस गिरने लगता है और वो या तो लो प्राइस में खरीद लेते हैं या फिर शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट कमा लेते हैं। फेक न्यूज और रूमर्स तो आपको पता ही है, इनसे किस तरह स्टॉक मैनिपुलेट की जाती है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मैनिपुलेशन, बिड रिगिंग, चर्निंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, कॉर्नरिंग द मार्केट, पेंटिंग द टेप, ऐसे कई तरह के स्टॉक मैनिपुलेशंस हैं। तो रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट काफी हद तक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स पर चलती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स के डिसीजंस अक्सर इमोशंस, बायसेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, और इसी वजह से वो इर्रेशनल डिसीजंस लेते हैं जो स्टॉक प्राइसेस को जबरदस्त तरीके से अफेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों में हर्ड मेंटालिटी होती है, मतलब जब ज्यादा लोग किसी स्टॉक को खरीद रहे होते हैं तो बाकी लोग भी फोमो की वजह से उसमें कूद पड़ते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उस स्टॉक की प्राइस वैल्यू तेजी से बढ़ने लगती है। वहीं अगर लोग किसी स्टॉक को बेचना शुरू करते हैं तो बाकी लोग भी पैनिक में आकर अपने शेयर्स बेचने लगते हैं, और इसका रिजल्ट स्टॉक की वैल्यू शार्पली गिर जाती है। ये साइकिल अक्सर एक बबल क्रिएट करता है जहां स्टॉक के प्राइस अनरियलिस्टिकली बढ़ जाते हैं सिर्फ गिरने के लिए। आपने जैसे वो न्यूज सुना होगा कि इंडिगो फ्लाइट में किसी पैसेंजर को वहां के स्टाफ द्वारा असॉल्ट किया गया और वो वीडियो वायरल हो गई। ये बात 2017 की है, और उस इंसिडेंस के बाद इंडिगो के स्टॉक प्राइसेस तेजी से गिरने लगे। ये उस समय का सबसे बड़ा इंट्राडे ड्रॉप था। या फिर आपको इस इंसिडेंट के बारे में तो जरूर पता होगा कि यूरो 2020 प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनके सामने रखे कोक की बोतल को साइड पे रख देते हैं, ये इशारा करते हुए कि हमको कोक पीकर शरीर को नुकसान नहीं करना चाहिए, इसके बदले हमें पानी पीना चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद कोका कोला की मार्केट वैल्यू $4 बिलियन नीचे गिरी। सोचने की बात है कि एक छोटी सी एक्शन का इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। अक्सर न्यूज में या कई इन्फ्लुएंसर्स आपको टिप देते हैं कि फलाना स्टॉक ले लो, 100% ऊपर जाएगा, और उनके सो कॉल्ड टिप्स से उनके लाखों व्यूअर्स या ऑडियंस या कहो फैंस या फॉलोअर्स उस स्टॉक को खरीदने लग जाते हैं उस इंसान पर भरोसा करके। अब इतने सारे लोगों ने खरीदा है तो इससे उस स्टॉक की डिमांड बढ़ती है और नेचुरली स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ने लगती है। अब आप कहोगे कि भाई अच्छी बात ही तो है, हम भी तो यही चाह रहे थे कि पैसा बढ़े ताकि हमें भी प्रॉफिट हो। आपको तो ऐसा लगेगा कि भाई इसने क्या टिप दी, जैसा उसने कहा वैसे ही प्राइस ऊपर जा रही है। लेकिन मेरे दोस्त, जिसने आपको टिप दी थी ना, मोस्टली उसका भी उस स्टॉक में एक बड़ा स्टेक होता है, या फिर इनके पीछे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं जो कि पहले से उस कंपनी के शेयर्स लार्ज वॉल्यूम में लेके बैठे होते हैं, और फिर ऐसे ही किसी इन्फ्लुएंसर्स या न्यूज एंकर्स द्वारा टिप दिलवाया जाता है। और जब स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है तब ये लोग अपना स्टॉक्स निकालकर अपना प्रॉफिट लॉक कर लेते हैं, और आप उस साइकिल के एंड में अटके रह जाते हो जब प्राइस गिरने लगता है। तो सोचिए, जो आपको एक प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम लगता था उसमें आप कौन से फेज में खड़े हैं। इस सिस्टम में सब कुछ एक इल्यूजन की तरह लगता है, जैसे स्टॉक मार्केट एक रियलिटी से ज्यादा इमोशंस और मैनिपुलेशन का खेल हो। अब सवाल ये है कि आप अपने डिसीजंस किस पर कर रहे हो, इमोशन पर या रियल एनालिसिस पर। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो एक बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट या कभी कभी एक अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल भी हो सकता है। इस तरह के इन्वेस्टर को आप बड़ी मछली या शेयर बाजार का शार्क कह सकते हैं। हाइपोथेटिकली समझते हैं कि एक कंपनी है XYZ जिसके पास लिमिटेड शेयर्स हैं और उसका करंट शेयर वैल्यू 400 रुपए है। अब ये इन्वेस्टर यानी ये बड़ी मछली मान लीजिए 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके
XYZ के 1 लाख शेयर्स खरीद लेता है। जैसे ये ट्रांजैक्शन होती है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है और शेयर का प्राइस 400 से 500 तक पहुंच जाता है। अब ये इन्वेस्टर अपने कनेक्शंस का यूज करता है और कुछ इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल एडवाइजर और न्यूज एंकर्स को पैसे देकर प्रमोट करवाता है कि XYZ के शेयर्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं। अब ये इन्फ्लुएंसर्स के पास एक लॉयल ऑडियंस होती है जो उनकी बात आंख बंद करके मानती है। मान लीजिए उन इन्फ्लुएंसर्स के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और उनमें से कुछ 10,000 फॉलोअर्स मान जाते हैं और हर एक ने 5,000 इन्वेस्ट करके XYZ के 10-10 शेयर्स खरीद लिए। यानी इन सब छोटी मछलियों ने मिलकर और 1 लाख शेयर्स मार्केट से खरीद लिए। इससे डिमांड और बढ़ती है और XYZ का शेयर वैल्यू अब 500 से 600 तक चढ़ जाता है। ये देखकर और लोग भी अट्रैक्ट होते हैं और XYZ के शेयर्स खरीदने की सोचने लगते हैं। अब जो बड़ी मछली है, यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसके पास पहले से डेटा और एनालिसिस होता है कि मार्केट का ट्रेंड अब कितना और ऊपर जा सकता है। जैसे ही शेयर प्राइस उसके एंटिसिपेटेड लेवल पर पहुंचता है, वो अपने पूरे के पूरे 1 लाख शेयर्स बेचकर एग्जिट ले लेता है। अब ये सोचिए, उसने शेयर्स 400 पे खरीदे थे और 600 पर बेच दिए। इस तरह उसने 2 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने 1 लाख शेयर्स बेचे, मार्केट में सडनली सप्लाई बढ़ने से शेयर प्राइस 600 से 500 तक गिर जाता है। ये एक तरीका है पंप एंड डंप सिनेरियो का। और फिर शुरू होती है डोमिनो इफेक्ट। इसके बाद पहले के जो इन्वेस्टर्स हैं, पैनिक में आकर वो भी अपने सारे शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट, शेयर वैल्यू धीरे धीरे और नीचे गिरने लगती है। अब जो छोटी मछलियों ने 500 रुपए पे शेयर खरीदे थे, उन्हें कभी प्रॉफिट मिल ही नहीं पाता। ये साइकिल एक बिहेवियरल ट्रैप बन जाता है। एक तरफ इन्वेस्टर्स गिरते शेयर्स को होल्ड करते हैं, ये सोचकर कि प्राइस वापस ऊपर आएगा। दूसरी तरफ वो उठते शेयर्स को जल्दी बेच देते हैं ताकि प्रॉफिट लॉक इन कर सकें। प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग इसी साइकोलॉजिकल बायस के चक्कर में अपने पैसे गंवा देते हैं। और हमेशा देखा गया है कि 100 रुपए का नुकसान ज्यादा दुख देता है, जबकि 100 रुपए का प्रॉफिट उतनी खुशी नहीं देता। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शुरुआत में खरीदते हैं और टाइमली एग्जिट ले लेते हैं और वो प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। कुछ इनमें से ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पहले से खबर होती है किसी इनसाइडर के थ्रू कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदने का प्लान बना रही है। ऐसे स्ट्रेटेजी को फ्रंट रनिंग कहते हैं। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, जहाँ कुछ चुनिंदा लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जबकि एक बड़ी तादाद में लोग नुकसान झेलते हैं। अगर आप गौर करें तो ये किसी भी बड़े पोंजी स्कीम से कम नहीं लगता। तो अगर स्टॉक मार्केट एक पोंजी स्कीम है, फिर ये लीगल क्यों है? क्यों हर कोई बात कर रहा है कि स्टॉक्स खरीदो? इनफैक्ट किताबों में और क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बिल्कुल भी ये जिक्र नहीं किया जाता कि ये एक पोंजी स्कीम है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, कई फाइनेंस प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट को पोंजी स्कीम की तरह नहीं मानते, क्योंकि वो कुछ फैलेसीज में बिलीव करते हैं। पहला फैलेसी ये है कि स्टॉक को एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है जो किसी कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। उनका मानना है कि किसी स्टॉक की वैल्यू उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से जुड़ी होती है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। स्टॉक की वैल्यू काफी हद तक डिमांड और सप्लाई पर डिपेंडेंट होती है, ना कि उस कंपनी की वास्तविक परफॉर्मेंस पर। यही वजह है कि कई बार आपको ऐसी कंपनियां देखने को मिलेंगी जो घाटे में चल रही होती हैं, लेकिन उनका स्टॉक्स स्काई रॉकेट कर जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ कंपनियां जो बिजनेस में शानदार परफॉर्म कर रही होती हैं, उनके स्टॉक्स गिरते चले जाते हैं। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्टॉक की कोई एब्सोल्यूट लेजिटिमेसी नहीं होती। ये पूरी तरह मार्केट सेंटीमेंट, हर्ड बिहेवियर और स्पेकुलेटिव डायनामिक्स पर निर्भर करता है। अब इसे थोड़ा ठीक से समझते हैं। मान लो आपके पास एक चॉकलेट फैक्ट्री है और आपने अपने सभी दोस्तों को कहा, देखो मेरे पास फैक्ट्री है, तुम भी इसमें हिस्सा ले लो, बदले में मैं जो कमाई करूंगा उसमें से थोड़ा थोड़ा तुम सबको भी दूंगा। अब ये सही तरीका है किसी चीज में हिस्सा बांटने का, क्योंकि तुमने वादा किया है कि कमाई में हिस्सा मिलेगा। लेकिन आज के जमाने के स्टॉक्स ऐसे नहीं काम करते। आज स्टॉक्स का मतलब है तुम मेरे चॉकलेट फैक्ट्री की कागज खरीद सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हें कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी, ना कमाई का हिस्सा मिलेगा। अब जरा सोचिए, जब आप एक जमीन खरीदते हैं तो उसके पीछे एक असली वैल्यू होती है। वह जमीन सच में आपकी होती है। अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं तो वो वादा करता है कि वो आपको पैसे ब्याज समेत वापस करेगा। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं है। कोई वादा नहीं होता कि आपको पैसे वापस मिलेंगे। अगर कंपनी मुनाफा कमाए भी तो उसे शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने की कोई गारंटी नहीं है। आजकल के स्टॉक्स का असली वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि कोई और इन्हें आपसे ज्यादा कीमत पर खरीद लेगा। इसलिए ये कहना कि स्टॉक का मतलब ओनरशिप है, अपने आप में एक गलतफहमी है।
असल में ये ओनरशिप से ज्यादा स्पेकुलेशन का खेल है। दूसरा फॉल्स नोशन या फैलेसी ये है कि स्टॉक का एसेट वैल्यू कैश जैसा होता है। चलिए इसे एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने कहीं सुना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक स्टॉक 1200 रुपए का है। अब आपको ये सुनकर लग सकता है कि वाह, ये तो 1200 रुपए की असली वैल्यू है। लेकिन असलियत में स्टॉक की ये कीमत बस एक ख्याल है, एक सोच जो असल पैसे यानी कैश से बिल्कुल अलग होती है। अब अगर मैं स्टॉक और कैश के बीच का फर्क समझाऊं तो इसे यूं कह सकते हैं, स्टॉक सिर्फ एक आइडिया है, इसका कोई ठोस रूप नहीं है। इसकी कीमत कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे गिरती है, और ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि खरीदार और बेचने वाला इसे कैसे परसीव कर रहे हैं। वहीं कैश यानी असली पैसा वो है जिसे तुम चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे दाल, चावल, कपड़े या कोई भी सामान। ये फिजिकल नोट और सिक्के के रूप में और डिजिटल बैंक अकाउंट में दोनों रूप में होता है। इसे सरकार जारी करती है और इसका ट्रैक रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये असली है। गलतफहमी क्या है कि लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास स्टॉक्स है तो उनके पास उतने ही पैसे हैं। जैसे अगर किसी के पास 1200 रुपए का एक स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो वो मान लेगा कि उसके पास 1200 रुपए हैं। लेकिन असल में वो सिर्फ 1200 रुपए की उम्मीद है। अगर कोई और उसे खरीदने को तैयार हो तभी उसे वो पैसे मिल सकते हैं। अब एक और मजेदार बात बताता हूँ। करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन है, यानी 430 लाख करोड़ रुपए। जबकि इंडिया का टोटल मनी सप्लाई M3 की बात करूं तो वो है 248 लाख करोड़ रुपए, जो कि बनता है $2.9 ट्रिलियन, यानी 430 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू की स्टॉक्स आज इन्वेस्टर्स के पास है। जबकि पूरे इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ 248 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में है। और तो और ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये तो इंडिया के GDP से भी ऊपर निकल गया। तो सीधी सी बात ये है कि ये जो इन्वेस्टर्स के पास 430 लाख करोड़ रुपए हैं, वो उन्हें रियल मनी में नहीं मिलने वाले, क्योंकि इतना अमाउंट है ही नहीं। और सीधी सी बात ये है कि स्टॉक्स और पैसे में फर्क है। स्टॉक की कीमत सिर्फ एक सोच है जो किसी भी समय बदल सकती है। असली पैसा वो है जो तुम खर्च कर सकते हो और जो सरकार द्वारा गारंटीड है। और याद रखो, लोग स्टॉक्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें असली पैसा चाहिए, ना कि सिर्फ स्टॉक्स रखने का शौक है। लोग सोचते हैं, अरे स्टॉक मार्केट की वैल्यू तो 5 ट्रिलियन हो गई, ये तो बहुत सारा पैसा है, मतलब सबको फायदा ही फायदा हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, ये जो $5 ट्रिलियन है, ये असल पैसा नहीं है। ये बस एक सोच है जो इस पर टिकी है कि अगला खरीदार और ज्यादा पैसे देने को तैयार होगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट को पोंजी स्कीम कहना गलत नहीं है, क्योंकि इसमें पैसे कमाने का तरीका ये होता है कि एक बंदा अगले बंदे से पैसे लेता है और ये चेन चलती रहती है। असल में पैसा कहीं से नहीं आता, बस एक दूसरे से लिया जाता है। नए इन्वेस्टर्स आते हैं, पैसे लगाते हैं और पुराने को फायदा मिलता है। और फाइनेंस प्रोफेशनल्स इस पोंजी फैक्टर को इस तरह डिफेंड करते हैं कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। ये तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, क्योंकि हाइपोथेटिकली भी देखें तो कुछ भी हो सकता है। ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक प्रेडिक्शन है। असली में होगा कि नहीं, किसको क्या पता। जबकि जो असली में चल रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बस फ्यूचर की बातें हो रही हैं। दुनिया भर के स्टॉक एडवाइजर्स और इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हैं कि भाई ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, हम आपको सिखाएंगे ट्रेडिंग कैसे करना है। आयरनी देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये इन्फ्लुएंसर्स ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई 90% लोग तो बेवकूफ हैं, उनको तो पता ही नहीं ट्रेडिंग कैसे करना है, इसलिए पैसा हार गए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी है। हमारा ये कोर्स ले लो, हम सिखाएंगे आपको ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अरे भाई, खुद ही कर लो ना ट्रेडिंग, अपने पैसों को डबल कर दो, 1 का 10 बना दो, करते रहो, ये साइकिल चलाते रहो, 1 का 10, 10 का 100, खुद के लिए कमा लो ना यार। लॉन्ग टर्म बनाओ, करोड़ों छापो, 1 लाख कमा लिया, अगली बार 10 लाख कमाओ, 10 लाख कमा लिया, अगली बार 1 करोड़ कमाओ। नहीं होता ना भाई, ये रियलिटी नहीं है। ये बात इन सबको पता है कि 90% ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं, लेकिन इसका एक सिंपल सा जवाब दे देते हैं कि बिना रिसर्च और एक्सपीरियंस के अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको लॉस ही होगा। मैं आपको बता दूं कि लॉस का परसेंटेज हमेशा हाई ही रहने वाला है। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि ये पैसे बनाने वाली मशीन नहीं है। ये बहुत हद तक एक ऐसी जगह है जहां प्रॉफिट एक दूसरे की जेब से आता है, और यहाँ कमाने वाले सिर्फ 5 लोग हैं। पहला, जिस कंपनी ने IPO निकाला और शेयर्स बेचा। दूसरा, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या कंपनीज होती हैं, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। तीसरा, ब्रोकर्स, जो ब्रोकरेज में कमाते हैं। चौथा है स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ट्रांजैक्शन फी, लिस्टिंग फी, डेटा सेल और दूसरे सर्विसेज से पैसे कमाती हैं। और पांचवा है गवर्नमेंट, जो कि GST लेती है ब्रोकरेज में, रेगुलेटरी फी में और अदर स्टॉक मार्केट सर्विसेज में। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स।
ऐसे कई तरह के टैक्स होते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि सेबी के रिपोर्ट के मुताबिक 90% से भी ज्यादा लोग पैसे गवाते हैं, तो वो पैसा जा किसके पास रहा है? असल में वो पैसा इन्हीं 5 लोगों के पास जा रहा है, और जो आम जनता है, जो आम इन्वेस्टर है, उनके हाथ कुछ नहीं लगता और उन्हीं के पैसों से इन सब की जेब भरी जाती है। सो दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और आपने अभी तक इन्फोसियस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ हम साइंस, फैक्ट्स, सोशल इश्यूज और कई टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं और बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।